वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे वैसे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, पर इसके टाइप्स एंड ऑल हम सब डिस्कस करेंगे। दिस इज़ टॉपिक फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यही टॉपिक रहता है लॉजिकल रीजनिंग से। अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ इंडियन लॉजिक, सिलोलिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एवरीथिंग। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई कार्ड पे भी मैं प्लेलिस्ट का डाल दूँगी, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। अभी क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पे भी बहुत वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा आईसीटी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी सब डिस्कस हैं, तो वो ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, जो इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं, तो वो सब मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे बिफोर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। उसके बाद हम बहुत सारे इस पर प्रीवियस ईयर डिस्कस भी करने वाले हैं, तो ये लेक्चर पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव से रिलेटेड जो भी हैं, ठीक है। देखो, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हम क्या मानते हैं कि एक जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, एक कनेक्टेड सीरीज होते हैं स्टेटमेंट्स की, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा प्रेमिसेस हो, एक या एक से ज़्यादा प्रेमिसेस। देखो, आर्ग्यूमेंट अगर हम नॉर्मल अगर हम रियल लाइफ में भी लेके चलें, अगर हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसकी अपनी स्टेटमेंट होगी, मेरी अपनी स्टेटमेंट, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट होता है तो वो क्या होंगी, कुछ कनेक्टेड सीरीज होती हैं स्टेटमेंट्स पे, जैसे हम किसी भी चीज़ को लेके आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस होता है स्टेटमेंट दैट लीड्स टू आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन, मतलब एक ऐसा प्रेमिसेस। देखो, अब क्या है कि जब हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो 4-5 स्टेटमेंट के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है, दैट इज़ कंक्लूजन। और जो प्रेमिसेस है, मतलब किस बेस पे वो कंक्लूजन निकल के आया कि क्या माना था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेमाइसेस, ठीक है। देयर कैन बी 1, 2 और मैनी प्रेमाइसेस इन सिंगल आर्ग्यूमेंट, जैसे कि किसी भी एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में एक दो या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्रेमिसेस हो सकते हैं। और कंक्लूजन ऑब्वियसली जो हमने उन प्रेमिसेस से निकाला है वो दैट इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। सिंपल टर्म्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, कनेक्टेड स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेमिसेस भी बोलते हैं। और प्रेमिसेस क्या होती हैं, जो हमें आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन तक लेके जाती है। और कंक्लूजन क्या होता है, जो हमें आर्ग्यूमेंट के प्रेमिसेस से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट वर्सेस आर्ग्यूमेंट। देखो, स्टेटमेंट एक सेंटेंस है, जो यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे द कैट इज़ ऑन द मैट, क्या वो ऐसा है, ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें हम वो सेंटेंसेस नहीं मानेंगे जैसे क्लोज द डोर प्लीज़, हाउ आर यू, ऐसे नहीं। जो प्रपोजिशंस होती हैं जिसमें जो डिफाइन करे कि उसको हम ट्रू और फॉल्स में डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रेमिसेस होती हैं, और सिर्फ कंक्लूजन क्या होता है, वन, ठीक है, आइदर वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या होगी, अब सपोज कि हमने क्या किया, इतनी देर तक हमने डिस्कशन किया किसी चीज़ को लेके, तो हम लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि यार ये वैलिड आर्ग्यूमेंट था या इनवैलिड। जैसे कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका कोई मतलब वैलिडिटी ही नहीं है, मतलब इनवैलिड है, वो बिल्कुल इरिलीवेंट है, ठीक है, हमारे उससे रिलेटेड ही नहीं है किसी चीज़ से, या फिर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी रिलेटेड नहीं है, तो डैट हम क्या बोलेंगे कि यार ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, छोड़ो इसे, ठीक है। तो मतलब कि वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, और स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, वो वैलिड होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि यार ये वैलिड, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। पर हमें पता है कि अगर हम कुछ ऐसी डिटेल्स पे, जैसे कि हम इनफॉर्मल में कुछ भी बोलते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जब करते हैं हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो कहीं इनवैलिड ही होते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप वहाँ से उसको याद करो, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से ये क्या होगा कि ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो एक या एक से ज़्यादा प्रेमिसेस होंगे, पर उनका कंक्लूजन क्या निकलेगा, एक ही, और या तो वो वैलिड होगा या फिर वो इनवैलिड होगा, ठीक है। इससे और हम समझ लेते हैं। देखो क्या है कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ही हमारे पास प्रेमिसेस हैं, और स्टेटमेंट ही हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। और प्रेमिसेस से जो इन्फरेंस निकलता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। देखो, प्रेमिसेस क्या होते हैं, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल समझाती हूँ यहाँ पे कि क्या, सपोज कि मुझे किसी मर्डर की थ्योरी देखनी है, ठीक है, किसने मर्डर किया है। पहले मैं कहूँगी कि यार पहले मुझे एविडेंस और एक्सेप्टेड फैक्ट्स दिखाओ, ठीक है, दैट इज़ योर प्रेमिसेस। मतलब मेरे पास 4 प्रेमिसेस हैं, मतलब कि ए उस टाइम पे जब मर्डर हुआ तो ए वहाँ पे था, बी अपने ऑफिस में था, सी के पास क्या था, सी ए के साथ
होने का दावा कर रहा है कि मैं था, तो मतलब ए और सी दोनों साथ में थे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों सस्पिशियस है कि ये हो सकता है, क्योंकि ए उस दिन क्या था, मर्डरर के पास। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे फैक्ट होंगे जिसको हम प्रेमिसेस मानेंगे, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में भी आते हैं। अब जब वो इनके बेस पे मैं देखूंगी कि यार कौन सा फैक्ट ऐसा है कि जो इनमें से लीड कर रहा है कि ए बी सी इनमें से कौन मर्डरर हो सकता है, तो मैं वो इन्फर करूंगी किसके बेस पे, प्रेमिसेस मतलब एविडेंस और एक्सेप्टेड फैक्ट के बेस पे। तो जब वहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा हमारे पास, कंक्लूजन, मतलब व्हाट इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द एविडेंस, ठीक है, दैट इज कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। देखो डिडक्टिव और इंडक्टिव, मैं एक बार आपको इनके ये डायग्राम समझाती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी कि बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे जहाँ से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो डिडक्टिव रीजनिंग में आता है कि हम किसकी तरफ चलते हैं, अननोन टू नोन, अननोन टू नोन, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, नई नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हमें पता है, नोन है, पर उस नोन से हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, अननोन फैक्ट्स की तरफ, मतलब एक नई नॉलेज गेन करते हैं। पर डिडक्टिव रीजनिंग तो शुरू ही अननोन से होता है और धीरे धीरे जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो फिर हमें क्या हो जाता है, वो नॉन। पहले मैं इसकी डेफिनेशंस पढ़ती हूँ कि क्या है, क्योंकि डायरेक्ट कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो वर्क करता है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, मतलब कोई जर्नल टर्म्स थी, आपने उसको क्या ले लिया, एक स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है और कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करेगी प्रेमिसेस को, ठीक है। जब आप मतलब आपके पास जो प्रेमिसेस होंगे उससे जो लॉजिकल निकल के आएगा वो कंक्लूजन होगा, ठीक है। मतलब वो फॉलो कंक्लूजन लॉजिकली किसको फॉलो करेगा, प्रेमिसेस को। उसके बाद आता है इंडक्टिव रीजनिंग, दैट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू मोर जर्नल, जिसको हम बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। और कंक्लूजन बेसिकली किसके बेस पे होगा, प्रीमाइसेस के बेस पे, लाइकली होगा, मतलब जैसे इसमें लॉजिकली फॉलो कर रहा है, इसमें हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इसमें रहेगी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कैसे क्या बोला था आपको, ये क्या जाता है, अननोन टू नोन, ठीक है। सपोज कि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ और मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी का स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि हमें तो नहीं पता ये क्या है, तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे उस पर सम करवाना शुरू किया, ठीक है, उस फॉर्मूला के बेस पे कि आपको 700 प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करो, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, उन्होंने देखा कि ये ए है ये बी है, तो वो पुट करना शुरू करेंगे, मतलब अननोन टू नोन। पहले उनको ये फॉर्मूला अननोन था, फिर जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए उनके लिए वो क्या होता गया, नोन, ठीक है। अब इंडक्टिव रीजनिंग में उल्टा है, हमारे पास क्या होगा, कुछ नोन होगा पर हम उससे क्या निकालेंगे, अननोन, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास क्या है, एक नाउन का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला कि अपने फादर का नाम लिखो, अपना नाम लिखो, अपनी सिटी का नाम लिखो, कुछ भी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें उनको नोन थी, अब अननोन उनको क्या पता लगा, फिर मैंने उनको बताई कि नाउन की डेफिनेशंस, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होता है, कि कोई भी प्लेस, सिटी या फिर नेम होगा तो वो क्या होगा, नाउन को दिखाएगा, नाउन दर्शाएगा, संज्ञा को बताएगा, ठीक है। तो अब उनको क्या पता था, ये चीज़ें तो पता थी आज तक कि उनका फादर नेम क्या है, उनका नेम क्या है, उनकी सिटी क्या है, पर उनको ये नहीं पता था कि इन सबको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। मतलब नोन टू अननोन, एक उनको नई चीज़ क्या पता चला, नया क्या पता चला, नया फैक्ट क्या पता चला, नाउन। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। अगर हम देखें तो फिर क्या है, थ्योरी, इसमें पहले क्या होता है, थ्योरी क्रिएट करते हैं, मतलब टॉप डाउन अप्रोच है, ये बॉटम अप है। थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बेस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं और फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरी क्रिएट। इसका एक एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा आपको बाद में दूंगी कि क्या ऑब्जर्व करते हैं और फिर क्या पैटर्न से हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तक आप एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है कि देखो हमने क्या बोला था कि वो लॉजिकली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अगर ट्रू प्रेमिसेस होंगे तो ट्रू कंक्लूजन इसमें होगा ही होगा, फॉल्स प्रेमिसेस होंगे, अगर वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है तब भी क्या होगा, कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक है। फॉल्स प्रेमिसेस होंगे और फॉल्स कंक्लूजन भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मान के चलें तो ये भी एक तरह की ट्रू कंडीशन ही शो करती है। देखो अगर फॉल्स प्रेमिसेस हैं, ठीक है, फॉल्स प्रेमिसेस के बेस पे एक फॉल्स कंक्लूजन ही निकल रहा है, मतलब कि
प्रेमिसेस भी फॉल्स ही और ये भी, तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग में फॉलो करता है, ठीक है। पर अगर ट्रू प्रेमिसेस हैं और वो बोले कि यार आपका कंक्लूजन फॉल्स है, तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा उस टाइम पे, ठीक है। कि ट्रू प्रेमिसेस हों और फॉल्स कंक्लूजन हो जाए, ठीक है। और हमेशा इसमें कंक्लूजन हमने देखा है कि वो हमेशा किसको फॉलो करता है, प्रेमिसेस को, किसको इंटेल करता है, प्रेमिसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल डिडक्टिव का, जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, मैंने बताया था ना कि जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है और आई एम अ मैन, तो उसने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन दे दिया कि मैं क्या हूँ, मॉर्टल, ठीक है। इंडक्टिव में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, उसने बोला कि मोस्ट पिकॉक ईट्स ओट, ठीक है। बहुत सारे मतलब ज़्यादातर जो पिकॉक हैं वो क्या करते हैं, ओट खाते हैं, तो ये बर्ड क्या है, पिकॉक, तो मतलब मैं मान सकती हूँ कि प्रोबेबली कि ये वाली भी खाती होगी, मतलब ये बर्ड भी ईट करती होगी, ठीक है। स्पेसिफिक टू हम जर्नल टर्म बना दी, मतलब देखो वो क्या कर रहा था, एक पिकॉक पे बात कर रहा था, पर मैंने उसको जर्नल टर्म बना दिया कि हाँ कोई अगर ये बर्ड है तो ये करती होगी, ठीक है। उसके बाद आता है वैलिड वर्सेस इनवैलिड, जो कि डिडक्टिव में होता है, ठीक है। डिडक्टिव में हम निकालते हैं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो वैलिड की डेफिनेशन क्या है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है ओनली एंड ओनली इफ़, अगर उसके प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन ट्रू हैं, ठीक है। मतलब इसने बोला है कि अगर आपके प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन को ट्रू होना ज़रूरी है, और इनवैलिड कब हो जाएगा, कि जब प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, ठीक है। और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि एन आर्ग्यूमेंट दैट इज़ नॉट वैलिड, ऑब्वियसली जो वैलिड नहीं है वो इनवैलिड होगा। हम इनवैलिडिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि अपने सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं, ठीक है, और फिर भी देख लेते हैं कि अभी भी कोई ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि जहाँ पे हम कंक्लूजन का क्या कर सकें, फॉल्स निकाल सकें। देखो हमने क्या बताया कि वैलिड निकालने के तो हैं कि ट्रू प्रेमिसेस ट्रू कंक्लूजन, फॉल्स प्रेमिसेस फॉल्स कंक्लूजन, ट्रू प्रेमिसेस, ठीक है। पर इनवैलिड के क्या है कि अगर हमने ये निकाल दिया कि प्रेमिसेस ट्रू थी हमारी और कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो वो वहीं पे टर्म क्या हो जाएगी, आपकी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ अगर ऐसा हो रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैलिड और इनवैलिड क्या है। देखो इसने बोला है कि एनीवन हु लिव्स इन दिल्ली चंडीगढ़ ऑल्सो लिव्स इन गुजरात, ठीक है। इसने बोला है कि एक प्रेमिसेस हमने क्या बोला था कि हम ट्रू मान के चलते हैं कि जो दिल्ली में रह रहा है चंडीगढ़ में, वो किस में रह रहा होगा, गुजरात में भी। और इसने बोला कि राम कहाँ रह रहा है, गुजरात, लिव्स इन गुजरात, तो ये भी ट्रू है। तो इसने कंक्लूजन दे दिया कि राम लिव्स इन सिटी एंड चंडीगढ़, तो इसने बोला कि राम अगर गुजरात में है तो वो दिल्ली और चंडीगढ़ में भी होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रीजनिंग है तो ये क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, देखो इसने बोला है कि जो दिल्ली और चंडीगढ़ में रहता होगा वो गुजरात में रहता होगा, पर जो गुजरात में रहता है वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो दिल्ली और चंडीगढ़ में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों ट्रू मान के चले, पर जो हमारा कंक्लूजन था वो फॉल्स निकल गया। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन, अगर ट्रू प्रेमिसेस हैं और फॉल्स कंक्लूजन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है कि ओनली क्रोज आर ब्लैक, इसने बोला है कि जो क्रोज हैं सिर्फ वही ब्लैक हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देख के चलें तो इसने बोला है कि जो क्रोज हैं सिर्फ वही ब्लैक हैं और जॉन इज़ ब्लैक, ये भी ट्रू मान के चलते हैं हम, ये भी ट्रू। तो इसने बोला कि जो क्रोज हैं सिर्फ वही ब्लैक और जॉन इज़ ब्लैक, तो ऑब्वियसली इसने बोला कि जो लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि जॉन इज़ क्रो, तो ये भी क्या होगा, ट्रू ही होगा, क्योंकि इसने बोला है, देखो ध्यान से देखो कि जो सिर्फ ओनली मतलब कि जो क्रोज हैं सिर्फ वही ब्लैक हैं और जॉन ब्लैक है, तो अगर जॉन ब्लैक है तो मतलब वो सिर्फ क्रोज है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ ब्लैक है नहीं ना, तो जॉन इज़ अ क्रो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वैलिड। आई होप यहाँ से आपको इनवैलिड वैलिड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साउंड एंड अनसाउंड पे, ठीक है। साउंड क्या होते हैं, अगर प्रेमिसेस ट्रू है और अगर उसके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट इज़ साउंड। जैसे हम बोल देते हैं ना कि यार हाँ ये डिस्कशन थोड़ा साउंडेड गुड, मतलब ये अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है हमने अच्छा डिस्कशन किया। पर अनसाउंड क्या होता है कि यार तुम क्या बातें कर रहे हो, मतलब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब वैलिड और आर्ग्यूमेंट लेकिन जिसके फॉल्स प्रेमिसेस थे वो भी किस में आएगा, अनसाउंड में, ठीक है। मतलब कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट था पर उसके जो प्रेमिसेस थे वो क्या थे, फॉल्स थे, ठीक है। तो वो किस में आएगा, अनसाउंड में, ठीक है। उसके बाद आता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में भी वही है, ट्रू प्रेमिसेस ट्रू कंक्लूजन लाइकली फॉलो करेगा, फॉल्स प्रेमिसेस और ट्रू कंक्लूजन लाइकली फॉलो करेगा, फॉल्स प्रेमिसेस और फॉल्स कंक्लूजन। पर इसमें भी यही है कि अगर ट्रू प्रेमिसेस होंगे तो फॉल्स कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये किसके केस में होगा, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव रीजनिंग के केस में। स्ट्रॉन्ग मतलब अभी हम पढ़ेंगे ना कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, जैसे इसमें क्या था, साउंड एंड अनसाउंड, मतलब वैलिड और इनवैलिड था, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है।
अब इंडक्टिव का मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने देखा था ना कि हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर पैटर्न बनाते हैं। तो एक एग्जांपल है बहुत अच्छा कि क्या हुआ कि मैंने कॉइन निकालना शुरू किया बैग से, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक 5 पैसे कॉइन है, ठीक है। नेक्स्ट निकाला तो वो भी वही निकला, नेक्स्ट निकाला तो वो भी वही निकला। तो देखो बार बार वही निकल रहा है, तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि बाकी जितने भी कॉइन होंगे ना यार वही होंगे, चाहे दूसरे हों तभी, मतलब ये बोलते हैं कि इसमें थोड़ी अनसर्टिनिटी रहती है, चाहे दूसरे हों, मतलब और भी कॉइन हो, पर मैं जो निकाल रही थी वही निकल रहे थे। तो मैंने मान लिया कि यार इसमें सारे वो पेनीज ही हैं, ठीक है। तो मतलब अगर ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू इन स्टेटमेंट, इंडक्टिव रीजनिंग क्या करता है, कंक्लूजन को अलाउ करता है फॉल्स करना भी। देखो क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ, ये फॉल्स भी हो सकता था कि सब नहीं है ना। तो अगर सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं स्टेटमेंट में, फिर भी इंडक्टिव रीजनिंग क्या कर रहा है, फॉल्स। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि रमन इज़ अ ग्रैंडफादर, ठीक है। रमन एक ग्रैंडफादर है और रमन इज़ बैड, मतलब वो गंजे हैं। तो मतलब देयरफॉर ऑल ग्रैंडफादर्स आर बैड। तो मतलब इसने बोला कि जितने भी सारे इसने एक देखा, दो देखा, तो इसने मान लिया कि जो सारे ग्रैंडफादर हैं ना वो गंजे ही होंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा पर लाइकली फॉलो कर रहा है, मतलब प्रोबेबली ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, इंडक्टिव में। उसके बाद होता है इसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, एक नॉन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जो मतलब आपको प्रोबेबली नहीं पर मतलब कंक्लूसिव नहीं पर प्रोबेबली दे ही देता है कि हाँ ये लॉजिकली इसको सपोर्ट कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। पर वीक आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ही उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, ना प्रोबेबली ना लॉजिकली, ठीक है। उसके बाद आता है कॉजेंट। कॉजेंट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो और जिसमें ट्रू प्रेमिसेस हों। और अनकॉजेंट क्या होता है, जो वीक आर्ग्यूमेंट हो और जिसमें प्रेमिसेस भी क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। ये एक पूरा डायग्राम है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखो क्या होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, दो तरीके का, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव। उसके बाद डिडक्टिव किस में है, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड। और इंडक्टिव किस में है, स्ट्रॉन्ग और वीक में। वैलिड क्या है, साउंड और अनसाउंड भी हो सकता है, और इनवैलिड क्या होगा, हमेशा अनसाउंड ही। कॉजेंट क्या हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, कॉजेंट भी और अनकॉजेंट भी, पर वीक हमेशा क्या होगा, अनकॉजेंट, ठीक है। डिडक्टिव इंडक्टिव हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक और ये स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है। वैलिड में क्या था कि हमारे पास प्रेमिसेस ट्रू होंगे, पर इसमें क्या होगा, अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं और फॉल्स कंक्लूजन तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास क्या था कि वो लॉजिकली और थोड़ा मतलब प्रोबेबली फॉलो करता है, पर वीक में बिल्कुल भी नहीं करता। साउंड क्या होगा कि वैलिड होगा और ट्रू प्रेमिसेस होंगे, और अनसाउंड में क्या होगा कि वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा और क्या होगा, पर साथ में क्या होंगे, फॉल्स प्रेमिसेस। और अनसाउंड में तो हमेशा क्या होता है कि वो फॉल्स प्रेमिसेस ही होते हैं, ठीक है, मतलब कि अनसाउंड है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कॉजेंट में क्या आता है हमारे पास कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ ट्रू प्रेमिसेस होंगे, पर अनकॉजेंट में क्या होता है हमेशा कि वो क्या होगा, फॉल्स प्रेमिसेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग था पर उसके फॉल्स प्रेमिसेस थे, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो पहले आप खुद से करने की कोशिश करना, मेरे को वीडियो पॉज करके फिर देखना कि आपका करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द कोड विच इज़ इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट विद टू प्रेमिसेस। कि ऐसा कोड सिलेक्ट करो जो करेक्ट नहीं है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के में, ठीक है। An argument with one true premises and one false premises and a false conclusion may be valid. Okay. An argument with two premises and a false conclusion may be valid. An argument with one true premises, one false premises and a true conclusion may be valid. An argument with two false premises and a false conclusion may be valid. देखो बस आपको इसमें एक कंडीशन याद रखनी है, वो कब वैलिड नहीं होगा कि अगर ट्रू प्रेमिसेस होंगे और फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास कहाँ है ये कि दो प्रेमिसेस होंगे और एक फॉल्स कंक्लूजन होगा, तो ये हमेशा ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब वैसे ये ठीक है क्योंकि इसने पूछा कि करेक्ट नहीं है कौन सा, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ its premises and conclusion are false, its premises are true but conclusion is false, premises are true false but its conclusion is true, its premises and conclusion are all true, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेमिसेस अगर ट्रू होंगे और कंक्लूजन फॉल्स होगा तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर अगेन। नेक्स्ट, इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, हार्मनी ऑफ नेचर। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडक्टिव रीजनिंग किस पे ग्राउंड है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाती हूँ, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर है। देखो इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है कि वो पैटर्न पे चलता है।
पैटर्न मतलब कि सपोज कि मैं मंडे जॉगिंग करने जाती हूँ, ठीक है, आपने देखा कि यार ये तो हर मंडे जाती है, फिर आपने दूसरे मंडे फिर एनालाइज किया, यार ये तो आती है, मतलब मैं मंडे जाती थी तो पर आपने एनालाइज किया कि यार ये हर मंडे आती है, इस मंडे भी आई, अगले मंडे भी आई, अगले मंडे भी आई, तो चौथे मंडे आपने मान लिया कि यार ये तो आज भी आएगी, मतलब क्योंकि आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया ना कि ये आती है, मतलब यूनिफॉर्मिटी है ना, मतलब कि ये चीज़ हो रही है बार बार, तो ये क्या मान लेता है, यूनिफॉर्मिटी पे चलता है कि ऐसा हो रहा है तो आगे भी होगा, ऐसा हो रहा था तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड इज़ द राइट आंसर, मतलब ये किस पे चलता है, यूनिफॉर्मिटी पे चलता है ऑफ नेचर की, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होता रहेगा, यूनिफॉर्मिटी चल रही है, मतलब मैं हर मंडे आ रही हूँ तो आपने नेक्स्ट गेस कर लिया, 4 मंडे से आ रही हूँ तो आपने 5th मंडे ऑलरेडी गेस कर लिया कि वो आज भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वी वांट टू सीक न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड वी मस्ट रिलाई ऑन द रीजन ऑफ टाइप, इंडक्टिव, डिडक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव या साइकोलॉजिकल। देखो, जब भी हमें नई नॉलेज गेन करनी होती है अबाउट द वर्ल्ड तो हम किस पे रिले रहते हैं, ऑब्वियसली इंडक्टिव पे ना। देखो, मैंने आपको जैसे वो नाउन वाला एग्जांपल बताया था, हमें पता था आज तक कि हमारा फादर नेम क्या है, सिटी क्या है, पर हमें ये नई नॉलेज नहीं पता थी ना कि वो नाउन, इनको नाउन भी बोलते हैं, ठीक है, उनको बच्चों को ये नहीं पता था। तो वो नया नॉलेज जब हमें लेना होता है तो हम किसकी तरफ चलते हैं, इंडक्टिव की तरफ। नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशंस विद अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फरेंस इज कॉल्ड। एक क्लस्टर है, ठीक है, ऑफ प्रोपोजिशन विद ए स्ट्रक्चर जो कुछ इन्फ्रेंस देगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो द करेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनिंग सिलेक्ट द कोड विच स्टेट्स अ करेक्टरिस्टिक विच इज नॉट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग कौन सा नहीं है। द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय प्रेमिसेस, मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रेमिसेस एंड नेसेसरी। द आर्ग्यूमेंट मे बी वैलिड और इनवैलिड। ये ठीक है कि वो वैलिड और इनवैलिड होना चाहिए, सपोर्टेड बाय प्रेमिसेस भी होना चाहिए, नेसेसरीली फॉलो भी करना चाहिए, पर क्या नहीं है डिडक्टिव के, क्योंकि वो कभी भी किस पे बेस पे नहीं होता, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन इज समिंग ऑफ द प्रेमिसेस नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन प्रेमिसेस एंटेल्ड बाय द प्रेमिसेस एडिशनल टू प्रेमिसेस। तो वो हमेशा उससे क्या करता है, फॉलो करता है प्रेमिसेस को, उसके द्वारा ही निकलता है, तो इंटेल्ड बाय द प्रेमिसेस। Next, which of the following characteristics feature of an argument? It is either valid or invalid. It is neither valid or invalid. It is either true or false. It is neither true or false. तो मैंने बताया था कि क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा, वैलिड और इनवैलिड, और स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, वैलिड, और या तो ये वैलिड होगी या फिर ये इनवैलिड होगी। आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट अंडर विच इंस्टेंशियल प्रोपोजिशंस आर इन्फरेबल फ्रॉम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। देखो, इसने क्या बोला है कि ऐसे कुछ हमें प्रोपोजिशन बताओ जो इन्फरेबल है किस पे, यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस पे, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आपको अभी तक जितना समझ में आया कि उसके बेस पे क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं देखूंगी कि कौन मुझे बताएगा, ठीक है, उसको पिन करेंगे। ये प्रीसपोजिशन वाला पहले था, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रीसपोजिशन इन द इंडक्टिव रीजनिंग, तो ये भी आप मुझे बताएंगे। 26 और 54, वैसे तो ये लाइनिंग में नहीं है, पर मैं फॉर द गेस ये कर रही हूँ कि 26 का और 54 का आप मुझे यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है, कि क्या होगा, प्रीसुपोजिशन क्या मान के चलता है इसमें, ठीक है। और आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट विच इन्वॉल्व्स अ लीप फ्रॉम नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन हम किस में जाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। उसके बाद होता है एब्डक्टिव रीजनिंग। एडप्टिव रीजनिंग क्या है, एक मतलब टाइप ऑफ है जो मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों में नहीं आती। इसमें हम क्या करते हैं, यूजली देखते हैं कि इनकम्प्लीट सेट है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, लाइकली पॉसिबल हम बनाना शुरू करते हैं। सपोज एक एग्जांपल था कि एक पर्सन आया कमरे में, ठीक है, उसने देखा कि बहुत सारे पेज फटे हुए पड़े हैं फ्लोर पे, ठीक है। तो पर्सन उस कमरे में अकेला कौन था, पर्सन का जो डॉग था वो, ठीक है। तो उसने कंक्लूड किया कि यार इसने ही किए होंगे, जब ये अकेला यही है रूम में, पेपर सब जगह बिखरे हुए हैं, तो इसने ही किए होंगे। तो नाउ पर्सन सिस्टर मे हैव ब्रोड बाय हिज नीस एंड शी मे हैव टोन। पर उसने देखा कि यार मेरी तो सिस्टर भी आई हुई है और मेरी नीस भी है, तो क्या पता उसने फाड़ दी हो, तो मतलब या फिर लैंडलॉर्ड ने कर दिया हो। पर माना क्या गया, क्योंकि वो कुत्ता वहाँ पर अकेला था, डॉग वहाँ पे अकेला था कमरे में और पेपर बिखरे हुए थे, तो उसने माना कि यार यही हो सकता है। मतलब एविडेंस अगर हम कलेक्ट करें तो क्या करें, सबसे ज़्यादा लाइकली कौन फॉलो कर रहा है, डॉग ही ना, कि मतलब कि वहाँ पे क्योंकि अकेला वही था, ठीक है, उसने किसी और को नहीं देखा।
ये तब यूज़फुल होते हैं जब हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है या कुछ भी, मतलब डॉक्टर बेसिकली इसको यूज़ करते हैं डायग्नोसिस बनाने में। देखो जैसे कि वो देखेंगे अच्छा आपको कितनी खांसी थी, कितनी रेगुलर होती है, कैसे होती है, तो मतलब वो जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो वहाँ पे लाइकली देखना कि हाँ यार इस वजह से हुआ होगा, और इसी बेस पे वो आपको क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल रीजनिंग होती है जिसका मतलब बहुत कम और कोई भी सपोर्टिव एविडेंस नहीं होता, जैसे कि आई डिड द डिशेज लास्ट नाइट, मे बी डेट्स ऑल द नेसेसरी टू इंकरेज योर रूममेट टू डू दैम टू नाइट, बट इट्स हार्डली एन आर्ग्यूमेंट डिजाइन टू कन्विंस और परसुएट। मतलब कि देखो इनफॉर्मल, इसने क्या बोला कि एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो मुझे अपने रूममेट से बर्तन कराने थे, तो मैंने बोला यार मैंने कल किए थे तो तू जाके कर आज, तो मतलब ऐसा कोई, लेकिन ये कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने कल किए थे तो तू कर। तो मतलब बस इसका पर्पस क्या होता है कि असर्ट करना, कुछ पॉइंट करना, कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और आपको विद प्रीवियस ईयर भी आपके डिस्कस होंगे फिर भी, और मुझे उसका आंसर ज़रूर बताना उन दोनों क्वेश्चंस का। और उसके अलावा अगर आपने और मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इंडियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग पर्सपेक्टिव से, तो हम इंडियन लॉजिक उसके ऊपर 2 वीडियोज़ हैं MCQs की, तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं से ही पूछ लेते हैं, ठीक है, और मैंने ट्राई किया है कि उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर करूँ। ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। उसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा है कि आपको टॉपिक डिस्कस करना है तो मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगी। एक पॉलिसीज़ पे रहता है जो मैं जल्द लेके आऊँगी, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।